तो हम लोग बात कर रहे थे डेड लोड की, है ना। डेड लोड का फॉर्मूला क्या था, B इंटू डी मल्टीप्लाइड बाय 25 किलो न्यूटन पर मीटर। ये पर मीटर क्यों आ गया, क्योंकि ये पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन नहीं है, ठीक, क्योंकि हमने यहाँ पे ये 1 मीटर लेंथ के लिए लिया, इसलिए पर मीटर है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब आता है हमारा लाइव लोड, इसे हम कहते हैं इम्पोज्ड लोड। इम्पोज्ड लोड किसके कारण होता है, दिस इज ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग। जो भी आपकी एक्सटर्नल लोडिंग है, फर्नीचर, ठीक है, उसके अलावा फिनिशिंग, उसके अलावा पर्सन्स, ठीक है। तो इन सब के कारण क्या होगा, आपके जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के ऊपर क्या आएगी, लाइव लोडिंग आएगी, ठीक। तो ये आपकी वैल्यू क्वेश्चन में जनरली गिवन रहती है, और अगर आपको कैलकुलेट करना है तो IS कोड 875 के पार्ट 2 में ये डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास कोड अभी नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में सीधे आप लोग आ जाएंगे क्लॉज नंबर 19.9 के ऊपर, अगले पेज पे। अगले पेज पे आप चले जाइए, यहां लिखा हुआ है डिजाइन लोड के बारे में। व्हाट इज डिजाइन लोड, डिजाइन लोड क्या है, हमने डेड लोड पढ़ा, इम्पोज लोड पढ़ा, सारे लोड पढ़ लिए, कैरेक्टरिस्टिक लोड भी पढ़ लिया, वर्किंग लोड भी पढ़ लिया, पर अल्टीमेटली डिजाइन लोड क्या है, डिजाइन लोड वो लोड है जिसके लिए हम ये पूरा का पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो डिजाइन लोड कैसे निकलेगा, देखो इसमें लिखा हुआ है, पढ़ो ध्यान से, कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक लोड इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड कैरेक्टरिस्टिक लोड विद अप्रोप्रिएट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लिमिट स्टेट डिजाइन। डिजाइन लोड वर्किंग स्ट्रेस मेथड में डिजाइन लोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक लोड, क्लियर। और LSM के केस में डिजाइन लोड क्या होगा, दैट विल बी कैरेक्टरिस्टिक लोड इनटू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, अप्रोप्रिएट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। अभी अप्रोप्रिएट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होगा, इसके लिए फिर से आप देखेंगे टेबल नंबर कौन सी दी थी, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के लिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लिमिट स्टेट मेथड में जाएंगे, जी राइट, टेबल नंबर 18, टेबल नंबर 18, पेज नंबर है आपका 68। LSM का जो हमारा डिजाइन मेथड है ना, वहां पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की बात करी गई है। तो जनरली हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखो अब इतना उस टेबल में डीप में मत जाओ, आप तो इतना ध्यान रखो कि जनरली हम क्या करते हैं, हम जो लोड लेते हैं, है ना, तो उसमें सबसे पहले निकालेंगे वर्किंग लोड या कैरेक्टरिस्टिक लोड, ठीक है। वो कितना लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक लोड बोल लो या उसको वर्किंग लोड बोल लो, वर्किंग लोड FCK, ये कितना लेंगे, FCK नहीं, कैपिटल FCK, सॉरी, कैपिटल FCK कितना लेंगे ये ये लेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक लोड, ठीक। तो हमारा डिजाइन लोड कितना हो जाएगा, डिजाइन लोड हो जाएगा FCK मल्टीप्लाइड बाय गामा F, गामा F है, गामा D है, गामा F है, ठीक है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, ये हो जाएगा हमारा डिजाइन लोड। ये जस्ट ऊपर दिया हुआ है 36.4 में। तो अब यहाँ पे क्या इश्यू आ रहा है कि हम जो FCK लेते हैं, हमारे जो क्वेश्चन, हमारा जो लेवल है अभी, हम केवल डेड लोड प्लस इम्पोज्ड लोड, केवल इस कॉम्बिनेशन को लेंगे, केवल इस लोड कॉम्बिनेशन को लेंगे। अभी ना तो हमको अर्थक्वेक लोड से डील करना है, ना श्रिंकेज से, ना क्रीप से, और किसी से भी। तो अगर केवल डेड लोड प्लस इम्पोज्ड लोड लेंगे तो उस केस में गामा F की वैल्यू कितनी आएगी,
वो देखेंगे हम टेबल नंबर 18 में। देखो 1 में दिया हुआ है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में गामा एफ की वैल्यू दी है 1.5, ये इंपॉर्टेंट है। तो गामा एफ कितना ले लिया आपने 1.5, ठीक। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे देखिए डिजाइन लोड हो गया, इसके बाद में ओवरटर्निंग के बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर काय की स्टेबिलिटी देखेंगे, ओवरटर्निंग। ओवरटर्निंग का मतलब क्या होगा, ये एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक, ये बिल्डिंग बनी है मान लो। अब क्या हुआ, यहां से विंड चली, हवा चली, और यहां पे ये बिल्डिंग जो है ये इस प्रकार से ओवरटर्न हो गई, पीसा की मीनार बन गई। तो ऐसा स्ट्रक्चर हमको नहीं चाहिए, चाहे वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्यों ना हो, पर हमको ऐसा स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। हमारा स्ट्रक्चर जो है ओवरटर्निंग से बचना चाहिए। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग मतलब, स्लाइडिंग मतलब हो जाएगा, अगर मेरा ये जमीन है, ठीक है, यहां पे मैंने ये बिल्डिंग बनाई, यहां से कोई लोड लगा, मान लो हवा ही चली, और ये स्लाइड हो जाए और ये स्ट्रक्चर मेरा यहां आ जाए, तो मैं चाहता हूं कि ये स्ट्रक्चर मेरा यहां पे आए, नहीं चाहता हूं, स्लाइडिंग से बचाना है। उसके अलावा वेरिएशन इन डेड लोड, ये सब बाकी चीजें आपको इतना स्टडी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा हम लोग इधर आ जाएंगे। ये देखिए अगले पेज नंबर 34 पे, पेज नंबर 34 पे आप लोगों को एक टेबल दी है, वहां पे मिनिमम विड्थ ऑफ बीम आपको बताई गई है फायर रेजिस्टेंस के लिए। आग से अगर आपको बचाना है तो आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि आपको जो बीम है उसकी मिनिमम विड्थ कितनी रखना है। तो मिनिमम बीम विड्थ दी है आपको 200 से लगा के 280, तो किसी भी स्थिति में 200 से 200 मिलीमीटर से पतली बीम आपको नहीं बनाना है, यानी 150 100 मिलीमीटर ऐसी विड्थ की बीम नहीं बनाना है। बीम मिनिमम कितना रखना है आपको, ये रखना है 200 मिलीमीटर। ये कहां से मालूम पड़ा, ये मालूम पड़ा टेबल जो हमारा पेज नंबर 34 पे दिया हुआ है, उस टेबल में और कुछ काम का नहीं है, ठीक है। अगला अगला हम जाएंगे, फिर हमारा एनालिसिस वाला पार्ट शुरू हो रहा है। अब ये एनालिसिस वाले पार्ट में हमको क्या क्या चीजें ध्यान रखना है कि ये लीनियर इलास्टिक थ्योरी के अंदर हम काम कर रहे हैं। लीनियर इलास्टिक थ्योरी, लीनियर इलास्टिक थ्योरी क्या होती है, लीनियर इलास्टिक थ्योरी वही होती है यार, हमने पढ़ा हुआ है लीनियर इलास्टिक थ्योरी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि जो हुक्स लॉ को फॉलो करे, ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रही है, ठीक है। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, तो ये हमारा अजम्पशन है, ठीक। अब इसके बाद में जाएंगे 22.2 इफेक्टिव स्पान, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लो। क्या है इफेक्टिव स्पान, क्या होता है इफेक्टिव स्पान, इफेक्टिव स्पान इज मिनिमम ऑफ L प्लस सेंटर, L प्लस width of support या L प्लस D। D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ। ये कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पेज नंबर 34, देखो जरा ध्यान से, पेज नंबर 34 पे लिखा हुआ है इफेक्टिव स्पान, ये सिंपली सपोर्टेड बीम के केस की बात कर रहे हैं, ठीक। सिंपली सपोर्टेड बीम, हम लोग अभी सिंपली सपोर्टेड बीम ही पढ़ेंगे, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में इफेक्टिव स्पान क्या है, दोनों में से मिनिमम, या तो लेंथ प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट ले लोगे या लेंथ प्लस इफेक्टिव डेप्थ ले लोगे, ये कॉन्सेप्ट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
आगे आएगा हमारा कंटिन्यूअस बीम स्लैब, पढ़ने की जरूरत नहीं है, कैंटिलीवर पढ़ने की जरूरत है, देख लो, पर अभी उतना काम का नहीं है। इसके बाद फिर सीधे हम लोग नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज है हमारा पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 पे आप जब जाएंगे वहां पे लिखा हुआ है क्रिटिकल मोमेंट, क्रिटिकल सेक्शन फॉर मोमेंट एंड शियर, क्रिटिकल सेक्शन फॉर मोमेंट एंड शियर। इसको आप देख लो, मोमेंट के लिए क्रिटिकल सेक्शन कौन से है और शियर के लिए क्रिटिकल सेक्शन कौन से है। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है 22.6.2.1 में आप जाके देख लो, पर ठीक है आगे बढ़ो। आगे आता है हमारा बीम्स में इफेक्टिव डेप्थ का कॉन्सेप्ट। अब हम सीधे जो डिजाइन कंसिडरेशन कर रहे हैं ना, अब हमारा जो एनालिसिस है, अब हम उसको थोड़ा सा नैरो करेंगे। देखो, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर बीम होती है, कॉलम है, स्लैब है, ठीक है, उसके बाद क्या है, फुटिंग है, क्लियर। बीम क्या होता है, फ्लेक्सर मेंबर, फ्लेक्सुरल मेंबर। कॉलम क्या होगा, कंप्रेशन मेंबर, ठीक। स्लैब में क्या होगा, स्लैब में बेंडिंग भी आएगी, शियर ये सब आएगा, फुटिंग में भी ये सब आएगा, और स्टेयरकेस एक और। तो अब हमारा जो डिस्कशन है, अब हम थोड़ा सा नैरो करेंगे और अभी केवल बीम की बात करेंगे। फिर जब स्लैब की बारी आएगी ना, तब स्लैब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जब कॉलम की बारी आएगी तब कॉलम के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर अभी मैं सारी चीजें डिस्कस कर दूंगा एक साथ तो खिचड़ी बन जाएगी, ठीक। तो अब हमको क्या करना है, केवल बीम के बारे में डिस्कशन करना है। चलो बीम में पेज नंबर 36 क्या दिया है उसमें देखो, क्लॉज नंबर 23.0 इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ हम लोग पढ़ चुके हैं। इफेक्टिव डेप्थ छोटा डी क्या होता है, छोटा डी, छोटा डी टोटल डेप्थ माइनस नॉमिनल कवर, ये लिखा हुआ है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइड ऑफ एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट एंड द मैक्सिमम कंप्रेशन फाइबर एक्सक्लूडिंग थिकनेस ऑफ फिनिशिंग मटेरियल नॉट प्लेस मोनोलिथिकली, मतलब वही है जो मैं तुमको बता चुका हूं। फिर टी बीम और एल बीम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जब टी बीम और एल बीम का पार्ट आएगा तब डिस्कस करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद सीधे हम आ जाएंगे क्लॉज नंबर 23.2.1, है ना, पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 क्या लिखा है उसमें, उसमें दिया है बेसिक वैल्यूज ऑफ स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर स्पान अप टू 10 मीटर। कैंटिलीवर के केस में कितना दिया है, 7। सिंपली सपोर्टेड के केस में कितना दिया है, 20, और कंटिन्यूअस के केस में दिया है 26। तो आपको ये समझना है कि ये दिया क्या है, ये दिया है बेसिक वैल्यूज ऑफ स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ। स्पान एल इफेक्टिव और इफेक्टिव डेप्थ यानी कि डी। स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो आपको दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया है आपको, ये स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ का, यानी एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय डी। कैंटिलीवर के केस में आपको 7 लेना है, सिंपली सपोर्ट के केस में 20 और कंटिन्यूअस के केस में 26। मतलब क्या हुआ इसका, और ये कहां काम आएगा, ये हमको काम आएगा जब हमको स्पान दे दिया है किसी बीम का, ठीक है। आपको दे दिया है कि एक बीम है जिसका स्पान है 2 मीटर या 2000 mm। अब आपको इसका डिजाइन करना है, तो डिजाइन तो अब आप हवा में तो वैल्यू ले नहीं सकते हो ना डी की, कितनी लोगे, हवा में तो ले नहीं सकते, तो हवा में नहीं लेना, आपको क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले से आपको डी की वैल्यू निकालना है ना। इस वाले फॉर्मूले से आपको डी की वैल्यू निकाल लेना है, ये वाले फॉर्मूले से। यहां पे आप एल इफेक्टिव रख दो 2000 मिलीमीटर,
डी लिख दो और यहाँ पे जो भी आप वैल्यू लेना चाहो, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 2000/20 100। तो डी की वैल्यू होगी 100, यानी 100 से कम तो आपको लेना ही नहीं है। क्लियर? ये जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज क्यों ली जा रही है? ये ली जा रही है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी के अंदर एक पार्ट आता है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। डिफ्लेक्शन क्या होता है? ये बीम है, अगर इसके ऊपर लोड आएगा तो ये इस प्रकार से बन जाएगी, है ना, ये उसके सपोर्ट है। तो ये जो होगा पार्ट, ये होगा डेल्टा, और डेल्टा इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन। क्लियर? डेल्टा हमारा क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन के क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, यानी आपकी जो बीम है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट ना हो। तो जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने बहुत स्टडी करी और गहन अध्ययन के बाद में ये रेशो दिया है कि सिंपली सपोर्टेड के केस में अगर आप L इफेक्टिव बाय D के रेशियो को 20 ले लो या उससे कम ले लो, तो आपका जो बीम है वो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इससे हमारा काम आसान हो जाएगा डिजाइन करते वक्त, हमको ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद में ये मॉडिफिकेशन फैक्टर वाला फॉर्मूला है, जो इसमें C और D लिखा है ना, वो मॉडिफिकेशन फैक्टर है, और आपको भी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे कुछ नहीं करना है उसमें। उसमें करते क्या है कि अगर मान लो कि एरिया एंड स्ट्रेस ऑफ स्टील फॉर, देखो पढ़ लो एक बार, डिपेंडिंग ऑन द एरिया एंड द स्ट्रेस ऑफ स्टील फॉर टेंशन reinforcement, द वैल्यू इन A और B shall be modified by multiplying with modification factor। और डी के केस में क्या है? डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ कंप्रेशन reinforcement, द वैल्यू ऑफ स्पान टू डेप्थ रेशियो फर्दर मॉडिफाइड विद द मॉडिफिकेशन फैक्टर। यानी स्टील का आपको क्या निकालना है? एरिया। उस एरिया के केस में आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय D इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर 1। और दूसरा केस का है कंप्रेशन reinforcement के केस में, ये टेंशन स्टील के केस में और ये कंप्रेशन स्टील के केस में। इसका एरिया लेना है और आपको क्या करना है? L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय D मल्टीप्लाइड बाय MF1 मल्टीप्लाइड बाय MF2। पेज नंबर 38 पे जाएंगे। पेज नंबर 38 पे जाएंगे, वहां पे वो चार्ट बने हुए हैं, आपको उसको इतना अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। Fs इज इक्वल टू 0.58 इंटू Fy इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्रोवाइडेड। ये फॉर्मूला लगेगा, यहां से आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर निकल जाएगा। ये मॉडिफिकेशन फैक्टर को आप लेंथ इनटू ये L इफेक्टिव इंटू D से आप मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा? नया रेशियो मिल जाएगा। ठीक है? ये Fs को डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये चार्ट दिया हुआ है जिसमें ये Fs की वैल्यू दी है। ठीक है? Fs की वैल्यू दी है, उस Fs की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर मिलेगा, तो ये मॉडिफिकेशन फैक्टर को आपको यहां रखना है। ठीक? तो वो जब एडवांस क्वेश्चन करेंगे जब आएगा, उसमें अभी इतना टेंशन मत लो। स्लैब को देखना नहीं है अभी हमको, कंप्रेशन मेंबर को देखना नहीं है। ठीक है? कॉलम वगैरह कुछ नहीं देखना है, पॉजिटिव मोमेंट। ठीक है, अब सीधे पेज नंबर 45 पे आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। पेज नंबर 45 है, क्लॉज नंबर 26.3, स्पेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट। स्पेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट के अंदर आप 26.3.2 को देखें, इसमें दिया है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल बार।
यानी जो आप ये बीम का सेक्शन है, यहाँ पे आपने सरिये प्रोवाइड करे, तो इन दोनों के बीच में मिनिमम स्पेसिंग या गैप कितनी रखना चाहिए, कितना चिपका सकते हो आप, क्या हम एकदम चिपका के रख दें या एकदम दूर रखना है या बीच में कितना गैप देना, तो इस बारे में डिस्कशन किया गया है इस वाले क्लॉज में। क्या लिखा हुआ है, नंबर ए पढ़ेंगे हम, द डायमीटर ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल मेन रिइंफोर्समेंट बार shall usually be not less than the greatest of the following। ये गैप जो है that should be less than किससे, diameter of the bar if the diameter of the equal, diameter को हम कैसे बताते हैं, पाई से, shall not be less than, इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूं, gap should be more than, है ना, diameter of bar यानी कि ये जो बार है इसका diameter अगर 5 है तो ये डिस्टेंस 5 से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। दूसरा है द डायमीटर ऑफ द लार्जर बार इफ द डायमीटर अनइक्वल, मान लो कि एक मैंने बड़ी बार दे दी, है ना, एक जो मैंने बड़ी बार दे दी और एक छोटी बार दे दी, तो डायमीटर ऑफ लार्जर बार उस केस में भी। और तीसरी कंडीशन है 5 mm मोर देन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, 5 mm मोर देन मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। तो इसका मतलब क्या हुआ 5 mm मोर का मतलब, यानी इफ वी आर यूजिंग 20 mm एग्रीगेट्स, अगर हमने मैक्सिमम 20 mm एग्रीगेट लिया तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मिनिमम गैप कितना देना पड़ेगा आपको, ये गैप 5 mm मोर, तो 20 + 5 कितना हो गया 25, तो आपको मिनिमम 25 mm गैप देना पड़ेगा। या अगर मैंने 30 मिलीमीटर का डाया यूज करा है तो उस केस में आपको ये डिस्टेंस बढ़ा के कितनी करना पड़ेगी 30 मिलीमीटर। क्लियर हुआ, तो ये हो गया मिनिमम स्पेसिंग, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग हो गई, है ना। जैसे मैंने अगर ये बीम बनाई है उसकी प्रोफाइल देख रहा हूं तो साइड से आप इस गैप को नहीं देख सकते, आपको इसका सेक्शन काटना होगा एक्स, ये आपने सेक्शन काटा, साइड से देखा, ये मिल गया आपको गैप, ये गैप शुड नॉट बी लेस देन, ये गैप शुड बी मोर देन डायमीटर ऑफ लार्जर बार या 5 mm प्लस साइज ऑफ एग्रीगेट, जो भी मैक्सिमम साइज हो, ठीक। इसके बाद अगला पढ़ोगे आप सीधे मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन बार्स इन टेंशन। तो फिर अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर ये तो मिनिमम हो गया, अब मैक्सिमम कितना रख सकते हो, मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी रख सकते हो। तो इसके लिए दिया हुआ है टेबल नंबर 15 दिया हुआ है, टेबल नंबर 15 दी हुई है, इसमें देखो लिखा हुआ है FY250 के लिए, FY250 के लिए, है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे 215 मिलीमीटर, और ये ऐसे ही करते करते सभी के लिए लिखा है, पर ये तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये ध्यान रखना कि ये कहां लिखा हुआ है, ठीक है। अगला, अब आ जाते हैं हम रिक्वायरमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट फॉर स्ट्रक्चरल मेंबर, क्लॉज नंबर 26.5 पेज नंबर 46, सीधे पेज नंबर 46 खोलेंगे, वहां देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट फॉर स्ट्रक्चरल मेंबर, रिक्वायरमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो टेंशन रीइंफोर्समेंट सबसे पहला आ गया हमारा, टेंशन रीइंफोर्समेंट, बीम्स, बीम के केस में टेंशन रीइंफोर्समेंट में ये लिखा हुआ है मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितना देना है, मिनिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट कितना देना है, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला AS/BD
इज इक्वल टू 0.85 डिवाइडेड बाय एफ वाई। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मिनिमम टेंशन रिइंफोर्समेंट है। अब ये ए एस क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। ये मिनिमम एरिया आपको प्रोवाइड करना है। बी क्या है पता है, विड्थ ऑफ बीम। डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ 0.85 वैल्यू है। और एफ वाई क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। क्लियर। तो ये मिनिमम एरिया का फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आ गया, जैसे अभी अगर आप मान लो कि टेस्ट होंगे, है ना, आपके अभी ऑनलाइन टेस्ट होंगे, तो ऑनलाइन टेस्ट में हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लिए जाए। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान देना चाहिए। और कहाँ है, कौन से पेज पे है, वो मैं बता चुका हूं। पेज नंबर अभी 47 चालू हो गया, ठीक है, उस पे ये लिखा हुआ है। क्लियर। तो एक हो गया मिनिमम गैप, फिर दूसरा हो गया मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब तीसरा आएगा मैक्सिमम एरिया। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों देख लिया था, है ना। अब मैक्सिमम एरिया कितना लेना है, मैक्सिमम एरिया के लिए अगेन लिखा हुआ है नीचे। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूले में क्वेश्चन आता है, 0.04 बी इंटू डी। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मिनिमम एरिया कितना लेना है आपको, मिनिमम एरिया के लिए फॉर्मूला था एज अपॉन बी डी इज इक्वल टू 0.87 अपॉन एफ वाई। ये मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। क्लियर। ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, याद रखना। मिनिमम गैप कितनी रखना है वो भी देख लिया था, डायमीटर ऑफ लार्जर या फिर 5 प्लस मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, ये भी देख लिया है। अभी कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट हम जब कॉलम का डिजाइन पढ़ेंगे ना तब करेंगे। अभी जो मैं बताते जा रहा हूं वो लिखते जाओ, ठीक। अब आ जाते हैं हम शियर में। देखो शियर तो बीम में लगेगा, ठीक है। उसके लिए क्लॉज नंबर 26.5.1.5 ये क्या होता है, इसमें आप जाएंगे, लिखा हुआ है मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शियर इन्फोर्समेंट। हो सकता है कि जब मैं शियर रीइंफोर्समेंट का डिजाइन पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को पुनः इस वीडियो को यहाँ पे आके देखना है। तो ये नोट कर लो अपनी कॉपी में कि शियर इन्फोर्समेंट की बात कहाँ मैंने करी है, इस वाले वीडियो में कितने टाइम पे करी है, ठीक है। क्योंकि जब हम शेयर पढ़ेंगे तो फिर से इसको आपको देखना पड़ेगा। तो अभी शेयर के बारे में मैं इसलिए कुछ भी बात नहीं कर रहा हूं कि केवल अभी आप लिख लो। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट आपको दिया है इन नो केस। ये देखो ये लिखा हुआ है, द मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर शेयर इन्फोर्समेंट मेजर अलोंग द एक्सिस ऑफ मेंबर शेल नॉट एक्सीड 0.75 डी। ये मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट मैक्सिमम डिस्टेंस है ना। और वर्टिकल स्टिरअप ये सब क्या होते हैं हम पढ़ेंगे अभी, है ना, एक साथ इतना सब नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये फिर से आप लोग इसको आके देख लेना, है ना। क्लॉज नंबर लिख लो, पेज नंबर लिख लो। मिनिमम और इन नो केस 300 mm तो मैक्सिमम हो गया, इससे ज्यादा तो आपको स्पेसिंग देना ही नहीं है, ठीक है। फिर अब आता है मिनिमम स्पेसिंग ऑफ शियर इन्फोर्समेंट। मिनिमम स्पेसिंग ऑफ शियर इन्फोर्समेंट कितनी देना है, उसके लिए फॉर्मूला दिया है ए एस वी डिवाइडेड बाय बी इंटू एस वी, मोर है ना, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.87 एफ वाई। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 48 पर। यहां पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ स्टील इन वी, वी मतलब शियर कर्तन, एरिया ऑफ स्टील इन शियर, बी इज विड्थ ऑफ बीम, एस वी क्या है स्पेसिंग ऑफ
shear reinforcement। तो जब हम shear का कैलकुलेशन करेंगे ना तब वहां पे ये सब आएगा, अभी आप देख लो बस 0.4, 0.87 और ये FY क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। ठीक है, फिर इसके बाद स्लैब और कॉलम के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग स्लैब की स्टडी करेंगे। तो ये हमारे कुछ जनरल डिजाइन कंसीडरेशन हो गए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, हमने इस जनरल डिजाइन कंसीडरेशन में ये देखा है कि व्हाट वाज द एम ऑफ डिजाइन, है ना, व्हाट वाज डिजाइन लोड, है ना, रीइंफोर्समेंट मिनिमम और मैक्सिमम केस में क्या क्या आएंगे, और जो हमारा डिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया था वो सब हमने देख लिया है। इफेक्टिव डेप्थ वगैरह भी देख लिया है, सॉरी इफेक्टिव डेप्थ नहीं, आपने इफेक्टिव स्पान वगैरह भी देख लिया है, ये सब हमने देख लिया है। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में, हाँ अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे shear reinforcement के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, shear reinforcement के बारे में पढ़ेंगे अगले वाले लेक्चर में। उसके बाद में फिर हम आ जाएंगे सीधे डिजाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। अगर आपने ये डिजाइन कर ली तो आप समझ लो कि आपने आरसीसी का 70% काम खत्म कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में जो स्लैब आएगा वो बीम का ही एक एक्सटेंशन होगा, लेकिन उसके कुछ अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, वो हम पढ़ लेंगे। पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया, अगर उस पर आपने कमांड बना ली, उन फॉर्मूलेज को समझ लिया, उस एनालिसिस को समझ लिया, तो आपको फिर कोई तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद कॉलम है, कॉलम का भी सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, और फुटिंग वगैरह में तो केवल आपको क्या रहेगा, डिटेलिंग एंड डिजाइनिंग रहेगी। और इसके अलावा WSM मेथड रहेगी, वो भी सिंपल है, इसी हिसाब से चलेगी, उसके फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, बाकी कॉन्सेप्ट यही चलेंगे। और उसके बाद में आता है आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट, वो हम फिर बाद में देखेंगे। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं उन क्वेश्चन को स्टडी करो, और सारे क्वेश्चन अपनी बुक में से लगाओ। बुक कौन सी यूज करना है, देखो ये रेफरेंस लिख दिया है मैंने, IS कोड 456 2000 रीइंफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन, N कृष्णा राजू, है ना, और दूसरी है पिल्लई एंड मेनन की, और तीसरी है वर्गीस की। ये तीन बुक में से कोई सी भी बुक मिल जाए, उसमें से क्वेश्चन लगाओ, उसका सॉल्यूशन करो, डाउट आए तो मेरे से पूछो। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये कॉन्सेप्ट कुछ भी समझ में नहीं आएंगे। रिवाइज करो, बार 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 इस वीडियो को देखो, अपने नोट्स लिखो, नोट्स को फिर से देखो। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा इस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होगी। अगर आपने इस सब्जेक्ट पे कमांड पा ली तो आपको फिर इसको जीवन में कभी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप BE कर लो, चाहे आप किसी साइट पर चले जाओ, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे ज्यादा कहीं नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आप सभी लोगों का थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।